चलिए बच्चे नेक्स्ट आर्टिकल हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड क्या चीज़ है बच्चे देखिए, एज यू नो दैट ए कंडक्टर कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ साथ आपके हैवी पॉजिटिव आयंस होते हैं जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन डिसअटैच हुए हैं। ओके, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आपके रूम टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी को गेन करते हैं और गेन करने के बाद कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन करना शुरू कर देते हैं। ओके, रैंडम मोशन करते हुए बच्चे ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके टकराते हैं इन पॉजिटिव आयन से। ठीक है, तो आपके बच्चे क्योंकि रूम टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी को गेन किया, गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन आपके बच्चे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके जो आपके पॉजिटिव आयंस हैं उन पॉजिटिव आयन से जाके कोलाइड करते हैं। और कोलाइड करने से क्या होता है, कोलाइड करने से इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चे, इन आयन से टकराते हैं। क्योंकि देखिए रूम टेम्परेचर से इन सभी इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई, एक थर्मल एनर्जी गेन कर ली। थर्मल एनर्जी गेन करने से क्या होता है बच्चे, ये आपकी इनकी ये क्या करते हैं, हर पॉसिबल डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देते हैं। देयर इज ए डेफिनेट प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विद दिस पॉजिटिव आयन। आपके इलेक्ट्रॉन की इस पॉजिटिव आयन को, पॉजिटिव आयन साइड में बहुत बड़े हैं, इनके साथ आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, इनके साथ कोलिजन होता ही होता है। आपके इलेक्ट्रॉन इनसे कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के साथ क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में आपके मूव कर जाते हैं। तो आपकी जो थर्मल वेलोसिटी की बात करूँ, आपके रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो आपकी थर्मल वेलोसिटी इन सभी इलेक्ट्रॉन की आपकी जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। चलिए मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में थर्मल आपकी एनर्जी कारण जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो स्पीड गेन है उसे नाम दे देते हैं V1 का। सेकंड वाले ने बच्चे या ऐसा करिए U1 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए थर्मल एनर्जी गेन करी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने, उसे नाम दिया मैंने U1 का, दूसरे ने गेन किए U2 का, तीसरे ने U3 U4, ऐसे ही लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन ने बच्चे कितनी गेन की है, UN। तो मैंने क्या माना है, कंडक्टर के अंदर N इलेक्ट्रॉन है, थर्मल एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने इतनी गेन की, सेकंड ने इतनी गेन की, आपके कितने Nth ने इतनी गेन की। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि बताइए मुझे एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, इन सभी की एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ। एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ तो कैसे निकालूंगा, इन सभी को ऐड कर दूंगा, ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय n कर देते हैं। इनकी एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, ये एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो वेक्टर के बराबर आएगी। क्यों, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी गेन करके आपके इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बचे पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं तो कुछ नेगेटिव एक्स में जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव वाई में जा रहे हैं तो कुछ आपके नेगेटिव जेड आपके वाई में भी जा रहे हैं, तो कुछ जेड में जाएंगे पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव जेड में। क्योंकि थर्मल एनर्जी को गेन करके आपके इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हर पॉसिबल डायरेक्शन मूव करने के कारण अगर आपकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव एक्स में जितनी है उतनी ही नेगेटिव एक्स में भी है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए नेट आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाती है, जीरो। ऐसी पॉजिटिव वाई में नेगेटिव वाई के लिए, जेड के लिए आपकी नेगेटिव जेड के लिए। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी गेन करके आपके इलेक्ट्रॉन हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसके कारण उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती। नोट बना के बच्चे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, नोट बना लीजिए, चाहे इसका नोट बना के पॉइंट लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज थर्मल की बात हो रही है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। आपके इलेक्ट्रॉन की एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। बट एवरेज थर्मल स्पीड इज नॉट जीरो, थर्मल स्पीड इज नॉट जीरो। ये आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगी एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो जीरो होगी, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन रैंडमली हर पॉसिबल डायरेक्शन मूव करते हैं, जिसके कारण उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू तो जीरो हो जाती है, लेकिन उनकी कभी भी एवरेज थर्मल स्पीड की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं, जिसके अंदर मैं आपके मटेरियल को उनकी कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली क्लासीफाइड करने वाला हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, classification of material according to conductivity। अगर मैं मटेरियल को उनकी कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड करूँ तो मटेरियल को बेसिकली 3 पार्ट में आप बच्चे क्या कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट आप सभी को पता है इस आर्टिकल के बारे में। फर्स्ट पार्ट है बच्चे कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, कंडक्टर क्या है आपको पता है, कंडक्टर आर द मटेरियल व्हिच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे बोलिए, इन सम मटेरियल आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ सम एटम और मॉलिक्यूल आर लूजली
लूजली बाउंडेड टू इट। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के साथ या मॉलिक्यूल के एटम के न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन आपकी जरा सी एनर्जी लेते ही अपने आप को डिसअटैच कर लेते हैं उस पर्टिकुलर आइटम से और फ्रीली क्रिस्टल के अंदर आपकी पूरी की पूरी जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी दिया जाता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। तो इन्हें आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का नाम दे सकते हैं। जैसे आप बच्चे क्या करते हो, जैसे फील्ड लगाते हो तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसके कारण कंडक्शन बड़ी ईजिली हो जाती है। और ऐसे मटेरियल जिनमें कंडक्शन बहुत ईजिली हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे? कंडक्टर बोलते हैं। दोबारा सुनिए, आपके बच्चे कुछ मटेरियल है, इन सब मटेरियल द आउटरमोस्ट जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके आउटरमोस्ट शेल के जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके एटम या मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के साथ वीकली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, लूजली बाउंडेड होते हैं। इससे कारण क्या होता है, जरा सी एनर्जी मिलते ही वो अपने आप को उस पर्टिकुलर एटम से या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस से डिसअटैच कर लेते हैं और पूरे मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव करते हैं, जैसे आपकी गैस मूव करती है। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी दिया जाता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, दीज कंडक्शन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन मूव करते हैं, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से फ्लो कर जाता है। और जैसे ही बच्चे आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट बड़े इजीली फ्लो करता है उसे आप क्या नाम देते हैं? उसे आप कंडक्टर का नाम देते हैं। चलिए सेकंड टर्म मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ। सेकंड है आपकी इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? जिनमें कंडक्शन नहीं होती। ठीक है, या ये बोल सकते हैं इन सब मटेरियल। ठीक है, कुछ और मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल उनके न्यूक्लियस से क्या होते हैं बच्चे? टाइटली आपके क्या होते हैं? टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड होने के कारण क्या होता है बच्चे? टाइटली बाउंड होने के कारण कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। और ऐसे मटेरियल जिनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसमें कोई भी नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी लो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंप्लीमेंट भी करते हैं तब भी कोई आपका इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज आपका डेफिनेट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। जब तक आपका चार्ज डेफिनेट डायरेक्शन मूव नहीं करेगा तो मटेरियल में कंडक्शन होगी नहीं। ऐसे मटेरियल जिनमें कंडक्शन नहीं होगी, ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनमें कंडक्शन नहीं होगी उन मटेरियल को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था इंसुलेटर को एक और भी नाम से जाना जाता है, दे आर आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। तो आपके इंसुलेटर क्या है? सम टाइप की डाइलेक्ट्रिसिटी। ओके, थर्ड, अगर आपके मटेरियल को बच्चे मैंने क्लासिफाइड किया, कंडक्टर में किया, इंसुलेटर में किया, तो एक थर्ड टाइप बच्चे निकल के आती है जो है सेमीकंडक्टर। सुना है आपने सेमीकंडक्टर? जरा ध्यान सुनिएगा, सेमीकंडक्टर क्या? सेमीकंडक्टर की बात करूं, एट लो टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर क्या है? लो है, एट लो टेम्परेचर, ठीक है, दिस मटेरियल बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। लो टेम्परेचर पे तो बच्चे ये मटेरियल आपके इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। बट जैसे आप टेम्परेचर को हाई करेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपको अपने आप को पर्टिकुलर आपके एटम से क्या करते हैं? पर्टिकुलर न्यूक्लियस से डिसअटैच कर लेते हैं और फ्री हो जाते हैं। ठीक है, फ्री हो जाते हैं और उनकी वजह से कंडक्शन आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वह एज कम्पेयर टू कंडक्टर बहुत ही स्मॉल होते हैं। इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो कंडक्शन होती है वो इंटरमीडिएट लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। इसीलिए इनका नाम क्या है बच्चे? इनका नाम है सेमीकंडक्टर। तो इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करी है। इनके बिहेवियर भी इन दोनों के बीच में ही लाई करते हैं। ओके, सेमीकंडक्टर में जब भी आप एक फ्री इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करोगे तो जिस पोजीशन से आपका इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होता है उस नॉर्मल लेटिस पोजीशन के ऊपर एक आपकी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण कंडक्शन होती है और इस वैकेंसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है और इसे होल का नाम दिया जाता है। दोबारा सुनिए बच्चे, आपके सेमीकंडक्टर में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे? अपने आप को पर्टिकुलर आइटम से डिसअटैच कर लेंगे। आपके इलेक्ट्रॉन जिस जगह से अपने आप को डिसअटैच करते हैं वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और वैकेंसी के ऊपर मुझे पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, जिसे होल की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके फ्लो के कारण मुझे क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। ये डिटेल में आप मुझे सेमीकंडक्टर आपकी 9th यूनिट के अंदर आप स्टडी करोगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की बात हो तो जितनी भी मेटल है वो सभी कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। इंसुलेटर आपको पता है, माइका हो गया, आपका पेपर हो गया आपका, ठीक है, माइका और ग्लास हो गया, आपकी पीवीसी होगी, ये सभी आपके इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो सेमीकंडक्टर के सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम हो गया,
ठीक है, या ऐसे कर लीजिए सिलिकॉन और कार्बन का याद रहेगा आपको, कार्बन ले लीजिए, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया। वैसे कार्बन सेमीकंडक्टर तो है ही है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन साथ ही साथ बच्चे ये क्या है, ये साथ ही साथ आपका क्या है, एक इंसुलेटर भी है, क्योंकि इसके अंदर कंडक्शन बड़ी मुश्किल से होती है। ठीक है, तो आप ये सिलिकॉन इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जर्मेनियम ले लीजिए, ये रहा जर्मेनियम, चलिए जर्मेनियम का एग्जाम्पल भी हो गया। तो इस तरह बच्चे बहुत सारे आप इसके भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में मैं आपको बिहेवियर बताऊंगा, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में बिहेवियर ऑफ, ठीक है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर in absence of applied potential difference, applied potential difference। क्या है बच्चे मेरा आर्टिकल, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी मेरे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को बच्चे मैंने क्या किया है, मेरे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर को बच्चे उस कंडक्टर के क्रॉस मैंने पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मुझे उसका बिहेवियर बताना है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए ये रहा एक कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बच्चे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक कंडक्टर कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव आयंस होते हैं, जहाँ से फ्री हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिन पर्टिकुलर आइटम से फ्री हुए हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो एक कंडक्टर कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कि रूम टेम्परेचर या अपने सराउंडिंग से ये क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी को गेन करते हैं। और थर्मल एनर्जी को गेन करके बच्चे क्या करते हैं, ये थर्मल एनर्जी को गेन करते हैं और रैंडमली हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसके कारण इनका एवरेज ट्रांसपोर्ट और एवरेज वेलोसिटी, पहले भी बात की है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज ट्रांसपोर्ट कितना होता है इनका, 0 होता है। ठीक है, आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन भाई आपके रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी गेन करते हैं उसके कारण इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाते हैं, जिनके कारण आपकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा। जब तक आपके इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेंगे तो आपका बच्चे क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब जब तक आप अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओगे आपके इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो रैंडम मोशन होगा। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके जो स्पीड को गेन करते हैं उस स्पीड का नाम दिया जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे बच्चे, जैसे ये देखिए मैंने कंडक्टर का पेज लिया, रूम टेम्परेचर रखा, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन की, हर पॉसिबल डायरेक्शन मूव की, जिनके कारण इनका एवरेज, अगर मैं बात करूँ इनकी एवरेज ट्रांसपोर्ट की, एवरेज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एवरेज ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए एंड एवरेज वेलोसिटी की बात कीजिए। रैंडम मोशन होने के कारण इनके एवरेज ट्रांसपोर्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। एवरेज ट्रांसपोर्ट या एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव नहीं करेगा तो उसके कारण कोई करंट प्रोड्यूस होगा ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसका मतलब जब तक आप एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओगे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो रैंडम मोशन होगा। रूम टेम्परेचर पे आपके इलेक्ट्रॉन जो भी स्पीड गेन करते हैं उस स्पीड को उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड से नाम से जाना जाता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो आपके इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी गेन करते हैं उसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एनर्जी गेन करके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मूव के कारण कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर आपके इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहलाती है। किसके बराबर होगा, आपको काइनेटिक थ्योरी आपको क्लास में पढ़ी थी, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kVT के इक्विवेलेंट। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, अगर मैं यहाँ v की वैल्यू निकालूँ तो v की फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, आपके इलेक्ट्रॉन की रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू निकल के आएगी √3 kVT अपॉन किसके बराबर आ गया बच्चे, m के बराबर आ गया। तो ये है आपके वेलोसिटी की वैल्यू जो आपके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, एट रूम टेम्परेचर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, रूम टेम्परेचर आपका 327 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं तो 300 केल्विन। अगर मैं उसके ऊपर इस रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देखूँ इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो आपकी इस टेम्परेचर के ऊपर रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड।
तो ये है आपकी रूट मीन्स, ये क्या है बच्चे, ये है आपकी रूट मीन्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। चलिए अगले टॉपिक से पहले इसके ना दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप बच्चे ध्यान से समझ लीजिएगा। आपके जब तक आपके कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, तब मैं आपकी दो डेफिनेशन और डिफाइन करने जा रहा हूँ। एक है मीन फ्री पाथ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मीन फ्री पाथ क्या होता है? अगर मैं सिंपली बताऊँ, मीन फ्री पाथ जिसे लैम्डा से नोट किया जाता है, कंडक्टर के अंदर जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओगे तब तक मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ है द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में आपके इलेक्ट्रॉन में जो भी आपने एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे उसका मीन फ्री पाथ होते हैं। तो द एवरेज डिस्टेंस traveled by an electron between two successive collision दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में आपके इलेक्ट्रॉन ने जो भी एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किए है इज नोन एज, उसी को क्या बोलते हैं? उसका मीन फ्री पाथ इज नोन एज मीन फ्री पाथ। वही उसका बच्चे क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ, जिसे लैम्डा से आप डिफाइन करेंगे। अगर आपने निकालना है मीन फ्री पाथ, उससे निकालने का तरीका क्या है? मीन फ्री पाथ के लिए अगर निकालना है तो आपके इलेक्ट्रॉन ने जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जितने उसके कोलिजन हैं उन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। इन दोनों का रेशियो ही मीन फ्री पाथ को बताएगा। अगर मैं आपकी मेटल के लिए इसकी वैल्यू बताऊं तो लैम्डा की वैल्यू होती है बच्चे मेटल के लिए 10 एंगस्ट्रॉम फॉर मेटल। तो मेटल के लिए जितनी भी मेटल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली आपके जो मीन फ्री पाथ की वैल्यू कितनी होती है? मीन फ्री पाथ की वैल्यू होती है 10 एंगस्ट्रॉम की इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए और आगे मूव करते हुए एक और पॉइंट बताता हूँ, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ बेटा रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है? एक सेकंड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है? वो एवरेज टाइम दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो भी एवरेज टाइम होता है वही उसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही बना सकते हो, द एवरेज टाइम टेकन by an electron between two successive collision ठीक है, इसका रिलैक्सेशन टाइम, इसी को क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। इसी को आपने रिलैक्सेशन टाइम का नाम देना है। रिलैक्सेशन टाइम को बच्चे टाउ से लिखा जाता है। इसको वर्ड जैसे टॉक होता है ना, टाउ वैसे लिखा जाता है। टाउ कैसे बच्चे? आपके सबसे पहले तो क्या कीजिए, आपके कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके दो सक्सेसिव कोलिजन का टोटल टाइम निकालिए। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं उसके सक्सेसिव कोलिजन आपके टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम पीरियड को टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए। तो निकालने का तरीका, टोटल टाइम between two collision for all the free electrons divided किससे कर दीजिए? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह बच्चे हमने क्या बताया? रिलैक्सेशन टाइम, टोटल टाइम बिटवीन टू कोलिजन ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी के दो कोलिजन का, जो भी आपके दो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम पीरियड को टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। तो इस रेशियो से आप क्या निकाल सकते हैं? रिलैक्सेशन टाइम की बात निकाल सकते हैं। अगर मैं मेटल के लिए बताऊँ तो मेटल के लिए रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू होती है 10 की पावर
-14 सेकेंड। तो ये है बच्चे रिलैक्सेशन टाइम इसके लिए मेटल्स के लिए, ठीक है। जनरली मेटल्स के लिए क्या रहता है रिलैक्सेशन टाइम ये रहेगा। तो चलिए बच्चे मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया है। मैंने आपको बच्चे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता चुका हूँ, करंट डेंसिटी आपको बता चुका हूँ। फिर आपके बच्चे करंट डेंसिटी बताने के बाद मैंने आपको क्या इंट्रोड्यूस किया, थर्मल स्पीड क्या चीज़ होती है, आपको बताया क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है मटेरियल की। फिर बच्चे मैंने अभी डिस्कस किया है कंडक्टर को इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब तक आप अपने कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में नहीं रखोगे तब तक आप डीप कर चुके हो। अब क्या करते हैं बच्चे, अब कंडक्टर को आप क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रख देते हैं। तो जब भी आपके कंडक्टर को आप इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो क्या इफेक्ट होगा, वही बच्चे मुझे नेक्स्ट आपको बताना है। माय नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपके कंडक्टर को अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रख दिया जाए तो क्या होगा। चलिए उसे आप एक फिर से मुझे मैं इमेजिन करवा देता हूँ। मान लीजिए कंडक्टर है, एक कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, एज वी नो दैट एक कंडक्टर कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव आयन है। जैसे आप इसे बच्चे क्या करोगे, जैसे आप इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो आपके कंडक्टर के ऊपर, आपके कंडक्टर के हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो क्या होगा बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से, ठीक है, जब भी आप जैसे कंडक्टर को आप पोटेंशियल डिफरेंस के फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा, इसके कारण एक आप कंडक्टर के अंदर इनसाइड आपके एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, जिसके कारण हर इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेशन को गेन करेगा। आपके इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एक्सेलरेशन गेन की जाएगी क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही आपका वर्क होगा आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाने से। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे बेटा। देखिए जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे यानी एक टर्मिनल को हाई पोटेंशियल से दूसरे को लो पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे तो जिसके कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपको पता है ई किसके बराबर होता है, ई होता है एफ डिवाइडेड बाय क्यू नोट के बराबर। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। अगर हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो आपके हर इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेशन को गेन करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा, एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन एम के बराबर। फोर्स का फार्मूला यहीं से निकाल लीजिए, फोर्स किसके बराबर होगा, चार्ज की वैल्यू माइनस ई, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ई डिवाइडेड बाय एम। इसका मतलब जैसे ही आप एक कंडक्टर को आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक जैसे ही आप एक कंडक्टर के क्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो ऐसा करने से आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएंगे, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, हर इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेशन को क्या करेगा, गेन करना शुरू कर देगा। ठीक, चलिए ये था बच्चे हमारा बिहेवियर, बस ये बिहेवियर है जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिल जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल करने जा रहे हैं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नेक्स्ट, इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लीजिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बच्चे, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से आपके इलेक्ट्रॉन ने एक एक्सेलरेशन गेन कर रहा है। जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई इनसाइड द कंडक्टर, जिसके कारण हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, एक्सेलरेशन लगी है तो आपके इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ एडिशनल वेलोसिटी गेन की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आपके इलेक्ट्रॉन ने जो भी एडिशनल वेलोसिटी गेन की है उस एडिशनल वेलोसिटी को ही आप क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है बच्चे, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड as the velocity drift velocity is defined as the velocity with which the free electrons get drifted towards, किस तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, towards the positive terminal under the effect of applied external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण आपका इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट कर रहा है टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द
टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, उस एडिशनल वेलोसिटी को ही आप क्या नाम दे सकते हैं, उस एडिशनल वेलोसिटी को आप फ्री वेलोसिटी का नाम दे सकते हैं। देखिए, आपके इलेक्ट्रॉन के पास रूम टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी होती है, जिसे आप थर्मल वेलोसिटी का नाम दे रहे थे, वो तो पहले से ही है। लेकिन फील्ड लगाने से जो एक्सेलरेशन गेन हुई, एक्सेलरेशन के कारण भी आपके इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, आपके इलेक्ट्रॉन ने आपके फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी गेन की है। उस वेलोसिटी को ही बच्चे आपने क्या नाम दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दिया है। इसका मतलब अब आपके इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की वेलोसिटी हुई। एक तो जो रूम टेम्परेचर से गेन की थी वो थी थर्मल वेलोसिटी, एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो गेन की है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो गेन की है उससे अपोजिट डायरेक्शन लगती है, जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन की है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चे, वही आपका कंडक्टर बना लेता हूँ, ये है बच्चे मेरा कंडक्टर, ठीक। कंडक्टर के क्रॉस मैंने क्या किया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। ऐसे में होते हैं, इसके अंदर लार्ज नंबर कंडक्टर थे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे आपने फील्ड लगाई, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो फील्ड लगी, फील्ड लगने से फोर्स लगा, और फोर्स लगने से आपके हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं। एक्सेलरेट हुए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी बचे, सिर्फ मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ये भी एक्सेलरेट होगा। लेकिन इसने जो एडिशनल फील्ड के कारण जो एनर्जी गेन की है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही रहेगी इसके पास। ये आपकी जो एनर्जी फील्ड के कारण गेन हुई है उसको, वो आपकी क्या होता है, आपकी जो एनर्जी या जो वेलोसिटी गेन की है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो बहुत ही स्मॉल होती है, और वो क्या होती है, जैसे ही कोलिजन होगा वो एनर्जी आपकी लॉस हो जाएगी। तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव किया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मूव किया, वो किसी आयन से टकरा गया। जैसे आयन से टकराएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी वेलोसिटी गेन की थी, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, लॉस्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर चला जाएगा, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, फिर दोबारा एक्सीलरेट होगा, फिर दोबारा आपकी वेलोसिटी को गेन करेगा, फिर दोबारा कोलिजन हो जाएगा, फिर इधर से इधर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करते बच्चे वो क्या करता है, फिर मान लीजिए इधर आया, फिर वो किसी आयन से टकरा गया, तो जो भी उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस आपकी वेलोसिटी गेन की थी, उसका फिर दोबारा लॉस हो जाएगा। इस तरह बच्चे आपका जिगजैग पाथ में मूव करते हुए एक इलेक्ट्रॉन आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग, कभी भी स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं मूव करता, जिगजैग पाथ में मूव करते हुए, नंबर ऑफ टाइम कोलिजन करते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है, एट ए गिवन या एट एनी गिवन टाइम के ऊपर बात करूँ, एट एनी गिवन टाइम, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बात करूँ, एट एनी गिवन टाइम, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन्स या एन इलेक्ट्रॉन एज ए वेलोसिटी, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करूँ, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी है v, v1 किसके बराबर होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, टी को इस जगह टॉ लिखा है, डायरेक्शन टाइम का वेट, ओके। आपके इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी पहले से थी, उसे मैंने u1 से लिख दिया, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज़ किया, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये उसने जो एक्सेलरेशन गेन की, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक टाइम, जो हमने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन आपको O1 पहले बता चुका। इसमें से U1 क्या थी बेटा, ये थी आपकी थर्मल वेलोसिटी, ये क्या है, जो उसकी टोटल वेलोसिटी ऑफ गेन हुई है, ये क्या चीज़ है, ये भी एक वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो सकती है, तो ये है वेलोसिटी का वो पार्ट जो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण गेन किया, ये उसके बाद थर्मल एनर्जी के कारण था, ठीक है। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, क्या मैं सेकंड के लिए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो U2 प्लस ए टो 2 के बराबर, ऐसे ही थर्ड के लिए लिख सकते हो, और ऐसे ही चलते बच्चे nth के लिए लिख लीजिए, UN प्लस ए टॉ, ठीक है। अगर मैं इन सभी, भाई देखिए, एक कंडक्टर के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक इलेक्ट्रॉन की के लिए बात की है, ठीक है। अगर आपके, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की, आपके एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी टोटल ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, nth की ये है, तो इन सभी का एवरेज कर दीजिए, वही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कारण जो भी वेलोसिटी गेन की है, उन सभी का एवरेज ही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होता है। तो चलिए इन सभी का एवरेज ले लीजिए, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn डिवाइडेड बाय क्या करना है बच्चे, n कर दीजिए, ओके। इन सभी में u वाली टर्म को तो अलग रख दीजिए, मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN, इसे कर दीजिए अलग, बाकी टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, और साथ में यहाँ टो1 प्लस टो2 अप टू टो n तक चले जाएंगे, डिवाइडेड में क्या है n, ये वाली टर्म को अलग लिख लीजिए, इस टर्म को अलग लीजिए, तो मैं लिख सकता हूँ U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN
डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, मैं इनको अलग अलग करके लिख रहा हूँ कि इस टर्म को अलग किए टो 1 टो 2 टो एन डिवाइडेड बाय एन। इसके बारे में पता है आपको, मैंने आपको बताया था एवरेज थर्मल वेलोसिटी, आपके इलेक्ट्रॉन की एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो जीरो होती है, तो ये पार्ट तो जीरो के बराबर आ गया। तो वी डी किसके बराबर आया बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में लिखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट है, ये पार्ट तो जीरो हो गया, ये पार्ट जीरो है। तो नेक्स्ट आपका क्या बचा, ए की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए माइनस ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम। ये जो सारी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को रिलैक्सेशन टाइम यानी सिर्फ टाउ से लिख लीजिए। तो टाउ किसके बराबर है, वेयर टाउ रिलैक्सेशन टाइम किसके बराबर लिखा मैंने, टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 अप टू टो एन डिवाइडेड बाय एन। लीजिए आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकलाया ई डिवाइडेड बाय एन इनटू टाउ। यहाँ नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखोगे तो इसे क्या लिखेंगे, वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एन इनटू टाउ। तो लीजिए इस तरह से हमने क्या किया, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल दिया। अगर मैं आपके नोट बना के अगर आपके कंडक्टर के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बताऊं, तो आपके कंडक्टर के लिए द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चे, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन भी राइज हो गया, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत ही कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए। बच्चे देखिए आपकी थर्मल वेलोसिटी का तो एवरेज जीरो होता है, उसके कारण कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होता। तो जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वो इसी के कारण आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण प्रोड्यूस होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे ही बच्चे आप बल्ब का बटन ऑन करते हो तो बल्ब तो इमीडिएटली ग्लो करना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चे, देखिए जब भी आप कंडक्टर को बल्ब ऑन करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड भाई आपका करंट तभी फ्लो करेगा जब आपका इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पार्ट पे यूनिफॉर्म लगी है, वो इलेक्ट्रॉन हर पार्ट से मूव करते हैं, और हर पार्ट से मूव करने के कारण आपके हर पार्ट से करंट का एक पार्ट आता है, जिसके कारण आपका करंट इमीडिएटली आपको मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है कि बल्ब आपका इमीडिएटली ग्लो क्यों कर रहा है, तो आपका इसका आंसर ऐसे दे देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। Okay, my next topic is relation between electric current या current and drift velocity। बहुत important relation। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चे उसके लिए वैसे ही एक कंडक्टर मान लीजिए, ये रहा कंडक्टर जिसकी लेंथ मान लीजिए L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A, मैंने इसे इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ये रहा बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं उस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। करंट की डायरेक्शन यही होगी, ये लीजिए करंट की डायरेक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे मैं एक लेट कर रहा हूँ, लेट n इक्वल टू इसके बराबर है, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कैसे बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरा लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे, 4n के बराबर है। ये क्या चीज़ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, टोटल वॉल्यूम कितनी है, एरिया को लेंथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल वॉल्यूम निकल आएगी। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n है तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, n को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द कंडक्टर ऑफ लेंथ कितनी थी बेटा कंडक्टर की, कंडक्टर ऑफ लेंथ L किसके बराबर होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आपको निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को चलिए n से लिख लेता हूँ।
किसके इक्विवेलेंट होगा? एक यूनिट वॉल्यूम में n है, टोटल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या निकल आया बच्चे? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दी कंडक्टर ऑफ लेंथ l के बराबर ये निकल आया है। अगर आपने फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो टोटल चार्ज भी निकाल लीजिए। कैसे? आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मिल जाएगा, q इक्वल टू प्लस माइनस n यहाँ से निकाल लीजिए। टोटल चार्ज ऑफ इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज ऑन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा टोटल चार्ज? हाँ जी, चार्ज किसके बराबर होता है? अगर मान लीजिए फ्री चार्ज तो बचे कुछ एक होंगे, इलेक्ट्रॉन तो और भी होंगे, तो टोटल चार्ज किसके बराबर है? मान लीजिए आपका डेल्टा क्यू के बराबर है। क्यू किसके बराबर है? प्लस आपके क्यू इक्वल टू एन ई। एन किसके बराबर है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है स्मॉल एन ए एल। ये तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके साथ ई की मल्टीप्लाइजेशन भी कर दीजिए। लीजिए मैंने जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनके कारण जो भी आपका टोटल चार्ज प्रोड्यूस होगा वो मैंने निकाल दिया। अब आपके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो भी टाइम लगेगा उस टाइम को निकालने के लिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक टाइम कितना लगा? एक एंड से दूसरे एंड तक आने का टाइम लगा डेल्टा। टाइम किसके बराबर होता है? लेंथ को अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है? वी होती है, इससे डिवाइड करती है। ठीक है, यही होता है। चलिए अब बताइए मुझे रिलेशन बनाना था करंट और डिफ वेलोसिटी के बीच में। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होती है? फटाफट फॉर्मूला बताइए। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। जो भी चार्ज कितना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही होता है। लीजिए यहाँ तक अगर हम कर चुके हैं तो डेल क्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कीजिए ए, ठीक है, एन ए एल ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की जगह उसकी वैल्यू एल अपॉन बी डी। लो जी, एल से एल कैंसिल हो गया और आपका रिलेशन निकला आया एन ए ई वी डी। दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन, किस किसके बीच में रिलेशन निकला है? यही निकला है रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी। याद रखना मुझे बहुत सारे आइटम। यहाँ एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये करंट हो गया। तो इस तरह बच्चे रिलेशन निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन है। चलिए आगे मूव करने से पहले अभी तक के जितने टॉपिक किए हैं उससे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। तो न्यूमेरिकल के लिए और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको आगे मूव करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपके जो भी टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले आपका जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है, सबसे पहला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ वो है द कंडक्टर रिमेन अनचार्ज। The conductor remain uncharged when current flow through it. When current flow through it. तो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट आपका, ठीक है, जब भी आपके किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो आपका कंडक्टर नेट क्या होगा? उसके अंदर नेट अनचार्ज ही रहेगा, रिमेन अनचार्ज रहेगा। ठीक है, थ्रू इट। ऐसा क्यों? बच्चे मान लीजिए कंडक्टर है, ये रहे कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर से बच्चे, ठीक है, एक कंडक्टर मान लीजिए, 1 सेकेंड, आप एक कंडक्टर मान लीजिए, ये रहा बच्चे कंडक्टर के अंदर जैसे ही बच्चे मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लीजिए करंट फ्लो हो गया, तो कंडक्टर के एक एंड से जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज दूसरे एंड से लीव भी करेगा। तो इसीलिए कंडक्टर आपका क्या रहता है? रिमेन अनचार्ज रहता है व्हेन द करंट फ्लो थ्रू इट। कंडक्टर में से जब भी करंट फ्लो करेगा तो वो आपका रिमेन अनचार्ज ही रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी किसी गिवन कंडक्टर के लिए, गिवन कंडक्टर के लिए जो करंट होता है वो उसके एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर ए गिवन कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट does not change with area of cross section, ठीक है, क्योंकि करंट क्या है? सिंपली वो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एक कंडक्टर ऐसा है जिसका वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे था? वेरिएबल। अगर ऐसे वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए हर पॉइंट पे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? वेरिएबल। ठीक है, इस साइड का एरिया मान लेते हैं A1, इस साइड का A2।
चाहे आप कंडक्टर का एरिया आपका क्या हो, वेरिएबल हो, लेकिन करंट तो बच्चे आपका एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इसमें से करंट का अमाउंट जो भी फ्लो करेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ठीक है, तो करंट तो बच्चे क्या होता है, अगर चाहे नॉन आपका एरिया क्रॉस सेक्शन वाला कोई हो, अगर कंडक्टर, तब भी उसमें करंट की वैल्यू चेंज नहीं रहेगी। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म करंट ही पास करेगा। ठीक है, तो करंट इस कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। बट अगर मैं बात करूँ किसी और पैरामीटर की, अगर मान लीजिए इधर से जो करंट आपका एंटर कर रहा है, चलिए ऐसे मान लेते हैं, जो करंट एंटर कर रहा है, जो लीव कर रहा है, करंट करंट की वैल्यू क्या रहेगी इसके अंदर, हमेशा सेम रहेगी। आई इज सेम, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे दोनों एंड जहाँ मर्जी देखिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मुझे करंट डेंसिटी के ऊपर बताइए, क्या करंट डेंसिटी भी सेम रहेगी? करंट डेंसिटी क्या होती है, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। जहाँ एरिया कम होगा वहाँ करंट डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। यानी इस एंड के ऊपर मैं करंट डेंसिटी को मान लेता हूँ J1, ठीक है, यहाँ J1 यहाँ J2। जहाँ एरिया कम वहाँ करंट डेंसिटी मोर होगी, जहाँ एरिया ज़्यादा हुआ वहाँ करंट डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई। तो इसका मतलब एरिया आपका करंट डेंसिटी तो चेंज होगी। अगर मैं आपसे पूछूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है, वैसे इक्वेशन अभी मैं प्रूव करूँगा, J इक्वल टू सिग्मा ही होता है। तो जहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, करंट डेंसिटी आपकी कहाँ ज़्यादा है, इस एंड के ऊपर, यानी E1 ग्रेटर देन E2 होगा। और अगर मैं बोलूँ कि ट्रिप वेलोसिटी का रिलेशन बता दीजिए, भाई मान लीजिए कि साइड की ट्रिप वेलोसिटी है Vd1, इधर है Vd2, तो दोनों में से ग्रेटर कौन सी होगी? आपको थोड़ी देर पहले रिलेशन बताया था, I इक्वल टू ANEVD। ठीक है, करंट तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों ANEVD, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। अगर रेसिप्रोकल हो गए तो वही बात आ गई, जहाँ एरिया आपका एरिया के साथ बात करनी चाहिए, जहाँ एरिया स्मॉल होगा वहाँ ट्रिप वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब Vd1 ग्रेटर देन Vd2। तो इस तरह बच्चे क्वेश्चन आ जाता है। याद रखिएगा, करंट आपका चेंज नहीं होगा एरिया सेक्शन से, लेकिन ये सारे पैरामीटर इस तरह चेंज हो जाएंगे, एरिया की चेंज होने से ये आपके पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और मान लीजिए कि आप याद भी रखिएगा, मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉन है, आपका वो क्या कर रहा है, आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या रिवॉल्व करेगा, करंट रिवॉल्व करेगा। करंट रिवॉल्व कर गया, अब करंट करंट किसके बराबर होता है, करंट होता है Q डिवाइडेड बाई T। ठीक है, क्या है, Q डिवाइडेड बाई T। ठीक है, इसका टाइम पीरियड। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बताइए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E। ठीक है, अगर मैं इसे चलिए Q से लिख ले लूँ, जो भी चार्ज होगा वो मेरी बात कर लेते हैं, एक चार्ज Q। आपका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, इसकी रेडियस मान लेते हैं R, 2 पाई R अपॉन T। तो T किसके बराबर होगा, 2 पाई R अपॉन B के बराबर। तो 2 पाई R पाई करते अपॉन B। तो लीजिए, जब भी आपका करंट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, तो करंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। एक 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बराबर भी होता है, तो ये फॉर्मूला भी आपका यूज़ हो सकता है। अगर मैं आपकी एक और नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करूँ, तो नेक्स्ट पॉइंट एक और बताते हैं, आपकी ऑर्डर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपके ऑर्डर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर बताऊँ, ऑर्डर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंडक्टर के अंदर बताऊँ ऑर्डर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, पहले कंडक्टर के अंदर बात करते हैं। अगर कंडक्टर के अंदर बताऊँ आपके ऑर्डर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, या ऑर्डर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर लेते हैं, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कंडक्टर के अंदर बात करें तो 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मीटर क्यूब। और अगर मैं आपसे कहूँ, एक और डाटा दे देता हूँ आपको, किसका, सेमीकंडक्टर के लिए बात करूँ तो सेमीकंडक्टर के लिए ये डाटा बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए होता है बेटा 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन पर मीटर। याद रहेगा। ओके, एक और पॉइंट बच्चे इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखें बच्चे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंडक्टर के आउटसाइड जीरो होती है। मान लीजिए जैसे कंडक्टर है, मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनसाइड लगती है, आउटसाइड नहीं लगती। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी होती है, आउटसाइड आउटसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी होगी, आउटसाइड द करंट कैरिंग आउटसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी होगी बच्चे। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी होती है, जीरो होती है। बट अगर मैं बात करूं इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर की बात करूं,
इनसाइड द कंडक्टर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V/L के बराबर। तो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक आपकी आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। बट इनसाइड की बात करें तो इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इतनी होती है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करता हूँ इन माइंड में, वो है करंट कैरिंग। करंट कैरिंग, अब करंट कैरिंग क्या है, किसी सब्सटेंस में से वो एंटिटी जो फ्लो करके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है। तो किसी सब्सटेंस में से जिन एंटिटी के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, करंट कैरियर का नाम देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक टेबल से बना के दिखाता हूँ। आपकी इस साइड लिखते हैं टेबल में सिस्टम, इस साइड लिखते हैं उनके अंदर करंट कैरियर क्या है, करंट कैरियर। ठीक है, करंट कैरियर क्या है। जैसे पहला है सिस्टम, पहला आपका एक सिस्टम दे रहा हूँ, ये बार मैग्नेट ऑफ सिल्वर और मेटल, ये बार मैग्नेट, ठीक है, एक बार मैग्नेट है, ये बार ऐसे बोल दीजिए, मैग्नेट ना बोलिए, मैग्नेट तो अलग चीज हो जाएगी। ये बार मेड ऑफ सिल्वर, कोई बार है या तो सिल्वर की बनी है और एनी मेटल, ठीक है, कोई भी बार है या तो मेटल की बनी है या किसी भी सिल्वर की या किसी मेटल की बनी है। तो मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर फ्री कैरियर क्या होते हैं, आपके करंट कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लीजिए आपके फ्री कैरियर क्या हुए, करंट कैरियर क्या हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए। नंबर सेकंड पॉइंट में बढ़ा जाते हैं, आपको बताते हैं हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हम बात करें हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, वो तो गैस है। गैस के अंदर आपके क्या होते हैं, गैस के अंदर या तो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये है इसके अंदर करंट कैरियर। वैसे तो गैसेस आपकी क्या होती है, इंसुलेट होती है, लेकिन जैसे आप उसके ऊपर आप क्या कीजिए, हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो प्रेशर के ऊपर कैप्चर हुए तो आयनाइज हो जाती हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन निकल आते हैं, जिनके कारण क्या होती है, कंडक्शन होती है। चलिए थर्ड के लिए बात करते हैं। थर्ड आपको बोलते हैं वोलेटिक सर्किट। फर्स्ट आपने सुना होगा वोलेटिक सर्किट। अगर मैं आपसे कहूँ वोलेटिक सेल के अंदर करंट कैरियर क्या होंगे, आपका आंसर होगा H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस। ये हो गया आपके क्या, करंट कैरियर आपके वोल्टेज सेल। अगर मैं आपसे करूँ सेमीकंडक्टर, मैं आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बता चुका हूँ। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल बोथ आर दी करंट कैरियर, दोनों की वैसे करंट फ्लो है। अगर मैं आपसे बात करूँ सुपर कंडक्टर, अब सुपर कंडक्टर कौन से होते हैं, कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी सडनली ड्रॉप टू जीरो हो जाती है जब भी उन्हें एक आप लो टेम्परेचर रखोगे। when such material या the conductor having resistivity suddenly drop to zero when they are kept at low temperature, that substance are known as आपके सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के अंदर आपके करंट कैरियर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर के अंदर करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है, याद रखना बच्चे, कई बार जैसे एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे टेम्परेचर के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लीजिए कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बच्चे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्या होता है साथ साथ आयंस होते हैं। ये लीजिए ये है वो पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन भी है आयन भी है। जैसे आप बच्चे कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस से लगाओगे, ठीक है, लगा दिया मैंने, अब क्या करो, टेम्परेचर डाल दीजिए इससे। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन उस टेम्परेचर से एनर्जी को गेन करेंगे। एनर्जी को गेन करेंगे तो उससे क्या होगा बच्चे, ठीक है, एनर्जी को गेन करेंगे तो उससे क्या होगा, मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन की है, जिससे क्या होगा, उनका एम्पलीट्यूड। बच्चे देखिए, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन होगी, वो हाई स्पीड से मूव करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ आपके जो पॉजिटिव आयन जो बहुत ही हैवी थे, उनकी मूवमेंट पहले नेग्लिजिबल थी, लेकिन अब आपके टेम्परेचर के ऊपर उन्हें भी सफिशिएंट एनर्जी गेन की है, और वो जिसके कारण हाई फ्रिक्वेंसी से क्या करना चाहते हैं, हाईयर एम्पलीट्यूड के साथ ऑक्सीलेट करना शुरू कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है बच्चे, आपका जो कोलिजन है, ठीक है, आपके जो कोलिजन है वो मोर फ्रिक्वेंटली होने शुरू हो जाते हैं। पहले तो आपके बच्चे आयन रेस्ट पे थे तो कोलिजन हो रहे थे, होते तो हैं, लेकिन कम स्पीड से हो रहे हैं। लेकिन अब आपके आयन को भी एनर्जी मिल गई, वो भी ऑक्सीलेट करना शुरू करते हैं, हाईयर एम्पलीट्यूड के साथ ऑक्सीलेट करते हैं, जिसके कारण अब आपके कोलिजन और फ्रिक्वेंटली होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोलिजन फटाफट होने शुरू हो जाए तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से
आपके कंडक्टर केस में इलेक्शन टाइम क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जब भी आप कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इंक्रीज करने से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन और साथ साथ आपके पॉजिटिव आयन एनर्जी को गेन करेंगे, जिसके कारण पॉजिटिव आयन आपके हाइयर एम्पलीट्यूड के साथ एक्सीलरेट करते हैं, जिससे आपके कोलिजन फ्रिक्वेंटली होने शुरू हो जाते हैं, मोर फ्रिक्वेंटली होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके कोलिजन फ्रिक्वेंटली होने शुरू हो जाएँ तो जिससे इलेक्शन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए एक और पॉइंट आपका डिस्कस करते हैं, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ मीन फ्री पाथ निकालने का। एक तो फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था। मीन फ्री पाथ आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मीन फ्री पाथ आपके किसी भी केस के लिए मीन फ्री पाथ ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहो, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालना चाहो तो मीन फ्री पाथ किसके बराबर होता है, जैसे सिंपल फार्मूला ले लीजिए, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। आपके इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं वो कौन सी वेलोसिटी होती है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को टाइम कितना होता है, रिलैक्सेशन टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आप मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको यहाँ तक बताया। अब कुछ न्यूमेरिकल